1857 का विद्रोह एक ऐसी घटना जिसे कुछ लोग सिपाही विद्रोह कहते हैं तो कुछ भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। नाम चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है, इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी थी और भारत का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए आज इसी ऐतिहासिक घटना की परतों को खोलते हैं। सोचिए, ये शब्द हैं लॉर्ड कैनिंग के, जो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने ये बात 1855 में कही थी कि भारत के शांत आसमान में एक बादल उठ सकता है जो हमें बर्बाद कर सकता है। और देखिए, विडंबना तो ये है कि ठीक 2 साल बाद उन्हीं के राज में ये भविष्यवाणी एक भयानक हकीकत बन गई। तो आज हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे एक तूफान की आहट हुई, फिर वो पहली चिंगारी कैसे भड़की, इसके बाद विद्रोह की आग कैसे फैली, इस विद्रोह के बड़े चेहरे कौन थे, और आखिर में देखेंगे कि कैसे एक साम्राज्य का अंत हुआ। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक तूफान की आहट, विद्रोह की लंबी राह। देखिए, ये जो 1857 की क्रांति थी ना, ये कोई एक दिन में नहीं हुई। इसके पीछे दशकों से सुलग रहा गुस्सा था, एक ऐसा असंतोष जो बस एक मौके का इंतजार कर रहा था। अब सवाल उठता है कि ये गुस्सा था किस बात का। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दशकों से भारत पर राज कर रही थी। उन्होंने धीरे धीरे हमारे पारंपरिक राजपाट को खत्म कर दिया, जमीन पर ऐसे ऐसे टैक्स लगा दिए कि आम आदमी की कमर ही टूट गई। ऊपर से झांसी और अवध जैसे राज्यों को हड़प लिया, और तो और सेना में जो भारतीय सिपाही थे उनके साथ भी बहुत भेदभाव होता था। तो गुस्सा हर तरफ था, राजा से लेकर सिपाही तक। और फिर इस सुलगती आग में घी डालने का काम किया एक राइफल ने, एनफील्ड राइफल। एक अफवाह या कहिए कि एक खबर फैली कि इस राइफल के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। अब आप सोचिए, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों के लिए ये उनके धर्म पर सीधा हमला था। बस यहीं से विद्रोह की शुरुआत हुई और इसका पहला केंद्र बना बैरकपुर। तो अब आते हैं दूसरी कड़ी पर, पहली चिंगारी। और जब पहली चिंगारी की बात होती है तो एक ही नाम जहन में आता है, मंगल पांडे का। तो कौन थे मंगल पांडे? वो बैरकपुर में तैनात बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही थे। यही वो सैनिक थे जिन्होंने सबसे पहले उन चर्बी वाले कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया और अपने ब्रिटिश अफसरों के खिलाफ आवाज उठाई। कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत यहीं से हुई। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों पर हमला किया। उन पर फौरन मुकदमा चलाया गया और मौत की सजा सुना दी गई। और फिर 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। मंगल पांडे शहीद हो गए, लेकिन उनकी शहादत ने एक ऐसी आग जला दी जो अब बुझने वाली नहीं थी। और अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, विद्रोह की आग, मेरठ से दिल्ली तक। मंगल पांडे की शहादत बेकार नहीं गई। जो चिंगारी बैरकपुर में लगी थी वो अब मेरठ पहुंचकर एक बड़ी आग बन चुकी थी। देखिए हुआ क्या, 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने अपने साथी कैदियों को छुड़ाया और सीधा दिल्ली की ओर बढ़ गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। और बस देखते ही देखते ये विद्रोह गंगा के मैदानों, राजपुताना और मध्य भारत में तेजी से फैल गया। एक सैनिक विद्रोह अब एक जनक्रांति बन चुका था। एक और दिलचस्प बात है, इस क्रांति का प्रतीक क्या था? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका चिन्ह निश्चित किया गया था कमल का फूल और चपाती, मतलब रोटी। इन्हीं 2 चीजों के जरिए गांव-गांव तक बगावत का संदेश पहुंचाया जा रहा था। कितनी साधारण चीजें, लेकिन कितने बड़े काम की। चौथा हिस्सा है विद्रोह के चेहरे, देश भर के नेता। ये लड़ाई सिर्फ सिपाहियों की नहीं थी, बल्कि इसमें कई बड़े बड़े नेता भी शामिल हुए जिन्होंने अलग अलग जगहों पर कमान संभाली। चलिए जानते हैं इन नायकों के बारे में। तो देखिए, दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर। कानपुर की कमान संभाली थी नाना साहब और तात्या टोपे ने। झांसी में, जैसा कि हम सब जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई थीं। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला। बिहार से थे नेता कुंवर सिंह और इलाहाबाद बनारस से लियाकत अली। हर जगह कोई ना कोई इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा था। इनमें से 2 नाम अपनी जबरदस्त रणनीति के लिए जाने जाते हैं। एक थे तात्या टोपे, जिनका असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। वो नाना साहब के जनरल थे और गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। अंग्रेज भी उनके दिमाग का लोहा मानते थे।
दूसरे थे बिहार के कुंवर सिंह। सोचिए, 80 साल की उम्र में उन्होंने अपनी छापामार युद्ध नीति से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनका असली नाम मणिकर्णिका था। उनकी बहादुरी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें हराने वाले ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने ही कहा था, यहां वो औरत सो रही है जो विद्रोहियों में अकेली मर्द थी। ये शब्द दुश्मन के मुंह से निकले थे, जो उनकी वीरता को बयान करते हैं। अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, एक साम्राज्य का अंत। देखते हैं कि इस विद्रोह का नतीजा क्या निकला और इसका हम पर क्या असर पड़ा। विद्रोह इतना बड़ा था कि अंग्रेज भी हिल गए थे। उन्होंने इसे कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया। चीन और क्रीमिया युद्ध से भी सैनिक बुलाए गए और फिर एक बहुत ही क्रूर अभियान चलाया गया, जिसका अंत दिल्ली पर दोबारा कब्जे के साथ हुआ। और बहादुर शाह जफर का क्या हुआ? उन्हें हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया, उन पर मुकदमा चला और उन्हें देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया। वहीं 1862 में उनकी मौत हो गई और उनकी मौत के साथ ही भारत में मुगल सल्तनत का 400 साल पुराना दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस विद्रोह का सबसे बड़ा और सीधा असर ये हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। 1857 से पहले एक कंपनी हम पर राज कर रही थी, लेकिन 1858 के बाद भारत सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के अधीन आ गया और यहीं से ब्रिटिश राज की असली शुरुआत हुई। दिलचस्प बात यह है कि उस दौर के बड़े विचारक कार्ल मार्क्स ने भी इस पर अपनी राय दी थी। उन्होंने कहा था कि यह सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं है, बल्कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। ये दिखाता है कि दुनिया भी इसे एक बड़ी घटना के तौर पर देख रही थी। अगर आप इस विद्रोह के बारे में और जानना चाहते हैं तो 2 किताबें बहुत अहम हैं। एक है वी.डी. सावरकर की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 और दूसरी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 1857। इन किताबों में हमें भारतीय नजरिया देखने को मिलता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या 1857 का विद्रोह नाकामयाब रहा या फिर यह भारत की आज़ादी के लंबे संघर्ष का पहला अध्याय था? भले ही ये विद्रोह अपने मकसद में तुरंत कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इसने वो चिंगारी जरूर लगा दी थी जो 90 साल बाद आज़ादी की आग बनी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी सोचा जाता है।